हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल जो कि है डस्सी एकेडमी। आज मैं आपको न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी समझाऊंगी। तो आपको पहले ये समझना होगा कि जुडिशरी होता क्या है। जुडिशरी जैसे कि आप सब जानते हो कि इसका काम न्याय करना है, पर ये कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये कितने तरह के होते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका विस्तार करते हुए और इसका भूमिका क्या रही है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी और बताऊंगी। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद डस्सी एकेडमी। पहले ये समझना हो कि ये किस संविधान के किस भाग से और किस अध्याय में लिया गया है। जैसा कि ये लिया गया है संविधान के भाग 5 में संघ की भूमिका पालिका अनुच्छेद 124 से 147 तक है। इसमें क्या बताया गया है? अनुच्छेद न्यायपालिका के बारे में, जो कि है अनुच्छेद के बारे में, न्यायपालिका से रिलेटेड। दूसरा बताया गया है कि भाग 6 के अध्याय 5 में अनुच्छेद 214 से 237 तक राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तीसरा है अनुच्छेद 233 से 237 तक अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है, अब हमको ये बताना है कि क्या न्यायपालिका कितने तरह के होते हैं। ये मैं आपको एक पाई चार्ट द्वारा समझाऊंगी, जो कि है न्यायपालिका। सबसे पहले आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। इसके बाद है हमारा उच्च न्यायालय। ये हर जिले में एक होता है। इसके बाद आता है जिला एवं सत्र न्यायालय। ये हर जिले में एक होता है। सॉरी गाइस, यहाँ राज्य में एक आएगा। इसके बाद आता है मुंसिफिक न्यायालय। जिसे कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। इसके बाद आता है हमारा न्याय पंचायत। ये होता है गाँव में।
इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये किस में होता है और कैसे होता है, ये कहाँ से आया। जैसे कि भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन कब हुआ? 1935 के अधिनियम द्वारा, सरकार के अधिनियम द्वारा इसका उद्घाटन कब हुआ? 1950 में। उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वतंत्रता से पहले जिसे प्रीवियस पर्स कहा गया उसकी जगह पर अब इसे क्या कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका भी कहा गया है। अब आता है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे बताया गया है ये एक मूल संविधान में से, किसमें से? मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश व 7 न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या अधिनियम 1985 के द्वारा बताई गई। उच्चतम न्यायालय की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकता है। सुनवाई करता है या कर सकता है। अब आगे बताऊंगी कि विधि और न्याय पर आधारित संसदीय समिति
की सिफारिश आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ दक्षिणी चेन्नई में है। इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता है भारत का नागरिक हो, दूसरा उसे किसी न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक का अनुभव हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में उसे पूरी तरह से या पूर्ण तरह से कानून का ज्ञाता हो। अब आता है मुख्य न्यायाधीश या और न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति कैसे होती है? पहला है उच्चतम न्यायालय के बारे में और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति से अनुच्छेद किसके तहत 124 के द्वारा बताई गई है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वह अन्य न्यायाधीशों की सलाह से करता है। अब इसका आता है कार्यकाल। ये कार्यकाल कितने साल का होता है? संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के अंतर्गत या तहत 65 साल तक और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से भी हटाया जाता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की लिखित त्यागपत्र देना पड़ता है, तभी उसका इस पद से हटाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर हटाया जाता है। अब आता है शपथ या ओथ। शपथ एक किसके सामने लेता है?
अनुच्छेद 124 का भाग 6 के उपबंधों के अनुसार न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद पर शपथ ग्रहण करता है। इनकी न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में बताया गया है। संविधान के लागू होने के समय इसके 1950 में इनकी सैलरी थी वो 5,000 थी और 2008 में इनकी सैलरी 1 लाख से बढ़कर 90,000 महीने हो गई। और इनके जितने भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वे संचित निधि के द्वारा दिए जाते हैं। अनुच्छेद 126 के तहत वेतन और भत्ते किसके द्वारा? संचित निधि के द्वारा। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, यदि और मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को पालन करने में असमर्थ हो तो वह अपना त्यागपत्र देकर किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अब आता है न्यायाधीशों का पद त्याग और महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 124 का भाग 4 अब आता है महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? किसका हटाया जाना। अनुच्छेद किसके तहत? 124 के भाग 4 के तहत हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। दूसरा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको केवल 2 आधारों पर ही सिद्ध और कुदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेशों उनके सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, तभी उनको हटाया जाता है। और दूसरा है इस प्रकार का जो संविधान है प्रत्येक सदन में लोकसभा और राज्यसभा जितने भी हैं 2 सदन उन पे मतदान करने वाले सदस्यों कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसी के द्वारा मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए जिसके द्वारा इसे हटाया जाता है लोकसभा और राज्य में। ऐसा कोई प्रस्ताव संसद में रखे जाने तक न्यायाधीश के सदाचार और असमर्थता की जांच सर्वोच्च न्यायालय का करने का अधिकार है और वही करती है। पद से हटाने की प्रक्रिया किस तरह से होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, जो बताया गया है। अब आता है तथार्थ न्यायालय क्या होता है। अब आता है तथार्थ न्यायालय। तथार्थ न्यायालय होता है कि तथार्थ न्यायालय होते हैं कि इसे किसी कारणवश न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए पूरी तरह से अपने काम करने में असमर्थ हो तो उसे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अनुच्छेद किसके तहत? 127 का भाग 1 के तहत कर सकता है। अब आता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है। अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन उसमें उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जिसमें वह उचित समझे और उसमें परामर्श लेने का भी अधिकार होता है। राष्ट्रपति उसमें उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के भी न्यायाधीशों का भी परामर्श लेता है। जैसे 6 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय ये बताता है कि वह
किस तरह के विवादों का समाधान करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय में केवल 2 वरिष्ठतम न्यायालय की सलाह लेना चाहिए, लेकिन स्थानांतरण के मामले में उच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लेना का भी अधिकार है और उनको अनिवार्य है। और न्यायाधीशों पर रोक किस तरह से लगाई जाती है? ये न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के जो पद मुक्त हो चुके हैं, वे सरकार के अधीन किसी पद पर तथा अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति व सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार भी न्यायालय को ही है। न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद कोई भी चर्चा नहीं करता, केवल महाभियोग के लिए संसद में ही चर्चा हो सकती है। अब आता है न्यायाधीशों की पदमुक्ति। न्यायाधीशों की पदमुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार है, किंतु हटाने का अधिकार संसद के 2/3 बहुमत से ही है। अब आता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों, शक्तियां तथा कार्य। अब इसके आता है कि शक्तियां किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की। जैसे आप सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, क्षेत्राधिकार, उनके कार्य किस तरह से बताए जाते हैं? शक्तियां और कार्य और क्षेत्राधिकार। पहला आता है आरंभिक अधिकार। आरंभिक अधिकार में बताया गया है अनुच्छेद 131 का भाग 1 में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारों की व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों की दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो और एक और भारत सरकार के साथ एक से अधिक राज्यों और दूसरी तरफ एक से अधिक अन्य राज्य हों, तब ये आरंभिक अधिकार लागू होता है। अब है इसमें मौलिक अधिकारों की से संबंधित जितने भी अभियोग हैं सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। आरंभिक अधिकार ये क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। इस संबंध में जो है सरकार कई तरह के रिट जारी करती है, जैसा कि रिट कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण, पांचवा है अधिकार
उत्प्रेक्षा। ये जो बताया गया, इसके अंतर्गत बताया गया है कि यह एक तरह की कार्यवाही है, संवैधानिक या कानून द्वारा बनाई जाती है। किसी भी सरकार को काम करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि सशरीर हाजिर होना। ये जो रिट है, किसी व्यक्ति को, चाहे वह अधिकारी हो या प्राइवेट हो या किसी भी अभिरक्षा में कोई अन्य व्यक्ति हो, वह उसको संबोधित करता है। इस प्रकार के रिट प्राइवेट व्यक्ति और कार्यपालिका दोनों की मनमाने कार्यों के विरुद्ध जनता के पक्ष में कार्य करता है। ये रिट मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए है। रिट की अवज्ञा करने पर न्यायालय के अपमान का दंड दिया जाता है। इस प्रकार की जो रिट है, उसके मामले में नहीं निकाली जा सकती जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया हो, जैसे कि न्यायपालिका की आधिकारिकता में नहीं हो। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध पर न्यायालय द्वारा कारावास दिया गया हो, संसद या किसी अभिलेख न्यायालय द्वारा अपमान के लिए कार्यवाही में हस्तक्षेप किया होगा, ये तभी होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण का। अब आता है दूसरी, यानी कि परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हमारा आदेश। इस प्रकार के जो आदेश है, उन अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है जो किसी लोक कार्यक्रम के अवधकार हो, सरकार के विरुद्ध भी हो। सरकारी व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है वह कोई काम ऐसा ना करे जिससे कि लोक कर्तव्य के काम में रोक टोक हो। यह जो रिट है, राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध संविधान अधिनियम के उपलब्ध पर या उपबंध पर उल्लंघन करने के लिए व्यक्ति को अधिकारियों को विरुद्ध दंड नहीं दिया जा सकता। अब आता है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध के बारे में क्या बताए? इसका मतलब होता है कि मना करना, कि जब कोई व्यक्ति या अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रहा है और उसे अधिकार क्षेत्र में ना हो तो उच्च न्यायालय उसे रोकता है। यह आदेश केवल न्यायालय या न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किए जाते हैं। जब न्यायालय या अधिकरण किसी कार्यवाही में मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय यह रिट जारी करती है। कौन सा? प्रतिषेध। जब न्यायालय में कार्यवाही में देरी हो तब भी यह रिट जारी किया जाता है। अब आता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का अर्थ है कि ये भी एक तरह की उत्प्रेक्षण की तरह ही रिट है, जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता को जांच करता है। यह संवैधानिक या कानून द्वारा सृजित किया जाता है। यह पद धारण करने से पहले किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऐसे विवाद की सुनवाई केवल किसी न्यायालय में उच्चतम न्यायालय नहीं की जा सकती। अब आता है हमारा अधिकार परीक्षा। ये होते हैं दो तरह के। ये होता है, पहला आता है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता के बारे में बताया गया है कि इसका जो शुरुआत है निम्न स्तरीय न्यायालय के द्वारा होता है, परंतु जो रिट है ये न्याय निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि इस प्रकार जो अभियोग है जिनका आरंभ
निम्न स्तरीय न्यायालय के द्वारा होता है, परंतु निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। संवैधानिक अभियोग में अपील अनुच्छेद 132, कौन सा 132 के तहत संवैधानिक व्याख्या के संबंधित किसी भी अभियोग में, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी हो, उच्च न्यायालय के क्षेत्र के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। किसके तहत? 132 के तहत। ऐसा अभियोग जहां निम्न न्यायालयों के व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता हो, परंतु अपील करने पर उच्च न्यायालय में मृत्युदंड दिया गया हो। विशेष अपीलें सुनने का अधिकार अनुच्छेद, इसमें विशेष अपीलें बताया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 132 के तहत। वह 136 के तहत। तीसरा है कि अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी या सिविल मामले में यह रिट दायर की जाती है। चौथा है 134 अनुच्छेद, इसमें फौजदारी डांडिक मामले आते हैं। किसके तहत? 134 के तहत। अनुच्छेद 144 के तहत अनुच्छेद 144 के तहत बताया गया है कि